हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये जो रीट्स और इन्विट्स का कॉन्सेप्ट है इसको हम समझेंगे कि ये क्या है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को बेनिफिट करेगा और हमारे आपके जैसे लोग भी मिनिमम से मिनिमम सेविंग्स बचा करके हम किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकेंगे। क्योंकि जब भी हमारे दिमाग में रियल एस्टेट जैसा शब्द आता है तो हम सोचते हैं कि यार 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो ये वो सेक्टर है जहाँ पे आप महीने का 10,000 भी लगा करके आप बहुत अच्छा नेट रिटर्न्स मच बेटर देन आप देखोगे कि जो एफडी है और बाकी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स और स्टेबिलिटी के साथ में मिलेंगे। तो हम इसी चीज़ को इस वीडियो में जानेंगे और बाकी जुड़े पॉइंट्स के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर एंड यहाँ आप देखोगे तो बेसिकली यही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हम इसी की बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट आप देखोगे तो अभी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग चाहे वो अंबानी आप देखोगे, अडानी आप देखोगे या फिर वॉरेन बुफेट जो हम बेसिकली इनको पिता भी कहते हैं इस सेक्टर का, तो बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं वो इस सेक्टर पे ही अभी कूद पड़े हैं कि मैसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं इन द सेक्टर ऑफ रियल एस्टेट। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे कि ये बड़े लोग भी इससे क्यों इंस्पायर हुए हैं। क्योंकि एक समय था जब वॉरेन बुफेट जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से एकदम कतराते थे और आज वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में क्यों कर रहे हैं, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो ये इकोनॉमिक टाइम्स का आप आर्टिकल देख सकते हो जहाँ एनएससी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला रीट्स और इन्विट्स इंडेक्स। ठीक है, तो इस वजह से इसका फोकस जो है वो ज़्यादा हो गया है कि रीट्स और इन्विट्स का जो इंडेक्स है पहली बार जो लॉन्च किया गया है इसके बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी लॉन्च कर दिया है। शुरुआत करते हैं इतिहास से देखें तो 1960 का समय होता है जब ये ड्वाइट डी आइजनहावर जो कि 34th यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं उस वक्त, और वहां पर इसको सबसे पहली बार लॉन्च किया जाता है और वो 60 साल तकरीबन बाद आज भारत में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप देखोगे तो लगभग यूएस में 45% जो अमेरिकन हैं वो इन्वेस्टेड हैं रीट्स एनेबल्ड हाउसेस में, मतलब वो उन घरों में रहते हैं जहां पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो इन्वेस्टेड है। ठीक है, आप तस्वीर देखोगे ये नेक्सस मॉल्स हैं, बेसिकली ये जो नेक्सस मॉल्स हैं ये करेंटली आप देखोगे तो भारत में इसके 17 शॉपिंग मॉल्स हैं और 14 मेजर सिटीज में इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई और साथ साथ आप चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में आप देख सकते हो। और ये बेसिकली दिलीप सहगल करके हैं, उनके द्वारा ये एक ओन्ड है जो 40 साल से कंज्यूमर एक्सपीरियंस में उनका सर्टिफिकेशन है। तो यहाँ हम देखेंगे बेसिकली क्या आप बाकी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस स्टैंडर्ड का ये कटआउट भी आपको दिखाएगा कि नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जो है वो 3,200 करोड़ यानी कि 3,200 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने वाला है अगले सप्ताह। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइमरी सेक्टर में जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड है और ये आईपीओ जो है वो हमारे आपके जैसे जो लोग हैं पब्लिक से ये पैसा को विड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमारे आपके लोग ही जो आईपीओ में है इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर इन कंपनीज के पास में वो पैसा जाता है और इसके बाद वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस चीज़ को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करोगे तो देखो कहीं ना कहीं ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है हमारे आपके जैसे लोगों को प्रॉफिट होगा कैसे। हम 10,000 चलो हर महीने का लगा दिए, लेकिन लगाएंगे कहाँ। तो बेसिकली अभी आपको हम एग्जांपल दिया नेक्सस मॉल्स का जो कि दिलीप सहगल जी के द्वारा ओन किया है गया, 40 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये जो कंपनीज हैं रेट्स वगैरह, तो बेसिकली ये जो कंपनीज हैं ये कंपनीज को मालूम होता है कि किन सेक्टर में ग्रोथ होगा और कहाँ आपका पैसा सेफ होगा। तो रीट्स जो है वो ज़्यादातर शॉपिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स जो भी ये सारे हैं उसमें वो फोकस करता है, उसमें वो इन्वेस्ट करता है और उसका जैसा जैसा ग्रोथ होगा वैसा वैसा आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा, यानी कि आपको कैश फ्लो भी बढ़ता जाएगा और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उस पर रिटर्न्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो कि कल कोई आईपीओ लॉन्च करते हैं और हमारे आपके जैसे लोग जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ मिलता है, आईपीओ के वक्त जो हमारे को शेयर मिलेगा उस पर जो प्रॉफिट मिलेगा वो टाइम एंड अगेन तो मिलता ही रहेगा। इसके साथ साथ आप देखोगे जैसे यूजुअली क्या होता है कि 1 साल के बाद जो भी हम शेयर्स रखते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में एलिजिबल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे और जब जब आप उसको ट्रेड करोगे उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक बार जब भी आप पॉइंट ऑफ सेल यानी कि जब बेचने जाओगे, आप कितने भी साल रखो, आप जब बेचने जाओगे तब आपको सेल मतलब उसके ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे यही बेनिफिट है कि आप सिर्फ पैसे लगा करके सेफली रह सकते हो क्योंकि आपके पैसे को जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो एक्सपर्टीज लोगों के द्वारा किया जाएगा और उन्हीं सेक्टर्स में किया जाएगा जो बूमिंग सेक्टर्स हैं। और इसको लेकर के सेबी के भी रेगुलेशंस हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, इसका हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिल जाएगा। 2014 के रेगुलेशंस भी हैं इससे इंस्पायर्ड और इन्होंने अलग अलग रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे। पहला क्या है
कि रिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए 90% ऑफ द कैश फ्लो विथ द इन्वेस्टर्स। मतलब अब मान लीजिए किसी भी कंपनी को 100 रुपए अगर मुनाफा होता है, ठीक है, अगर 100 रुपए का मुनाफा होता है तो 100 में से 90 रुपए, मिनिमम 90 रुपए वो अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। अगर 100 रुपए का मुनाफा होता है तो 100 में से 90 रुपए वो अपने इन्वेस्टर्स को देंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं लिक्विडिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, सेफ्टी भी रहेगा उस पैसे का। दूसरा आप देखोगे सेकंड रिफॉर्म में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप देखोगे तो 80% जो है वो रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज पे होगा और 20% जो है वो नॉन रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज पे। ये भी एक अच्छी बात है। बेसिकली 80% जो है वो रेंट जनरेटिंग है कि मतलब आप कहीं पे भी, जैसे कि मान लो आप शॉपिंग सेंटर्स हो गया, मॉल्स हो गया, ठीक है, बाकी आप हॉस्पिटल्स वगैरह, तो ये रेंट जनरेटिंग है। वहां जहां कहीं भी बनाया जाएगा उससे एक अमूमन रेंट आएगा, ठीक है। और नॉन रेंट जनरेटिंग 20% जो काफी कम मात्रा में है। इसके अलावा आप देखोगे तो थर्ड रिफॉर्म, ये जो नॉन रेंट जनरेटिंग है, बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, ठीक है, पावर प्लांट्स हो गए, तो ये जो बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, अब यहाँ से रेंट नहीं आएगा, ठीक है। कहीं हाईवे अगर है, टोल प्लाजा बन रहा है तो उससे रेंट थोड़ी आएगा, लेकिन वो जो टोल कलेक्शन होगा उसका एलोकेशन उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा, तो वो इन्वेस्ट में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। और थर्ड रिफॉर्म की बात कर ले तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तभी किया जाएगा जब बेसिकली 80% का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ सेल पे ही टैक्स लगेगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ये हैं कि रिट जो है वो काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है। तो अच्छी बात तो ये है कि बहुत इसमें कमोबेश नहीं है कि आपको अलग अलग चीजें समझनी होंगी। दूसरा, इसमें लेस कैपिटल नीडेड। जैसा कि आपको हम बताएं कि रियल एस्टेट का नाम सुनते ही हम सोचते हैं 50 लाख रुपए रखेंगे तभी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आपके पास कैपिटल कम है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा है कि एंट्री एंड एग्जिट बैरियर बहुत आसान है, आप कभी भी आओ, आप कभी भी जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली अगेन रियल एस्टेट लेने के बाद में हम वो सबसे ज्यादा इनलिक्विड में आता है कि आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया है तो ऐसा नहीं कि आप आज ही चाहोगे तो बेच सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस वक्त का लोकेशन क्या है, डिमांड क्या है, लेकिन यहाँ एंट्री और एग्जिट जो है वो बहुत आसान है। इसके अलावा आप देखोगे तो कोई भी लोन का बर्डन भी नहीं है कि मतलब यूजुअली हम कभी भी फ्लैट्स अगर ओन करते हैं तो हम उसके ऊपर एक लोन लेते हैं तो एक दिमाग में बर्डन सा रहता है कि अरे यार लोन लिए हैं, अभी घर तो अपना हो गया है, लेकिन जब तक EMI नहीं भर देते हैं तब तक वो घर रहता बैंक के हवाले ही है। लेकिन यहाँ आपको कोई लोन का बर्डन भी नहीं आता है और आप रियल एस्टेट से जुड़े भी हो इनडायरेक्टली। इसके अलावा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, सबसे अच्छी बात क्या कि जो नेक्सस मॉल्स हैं, नेक्सस मॉल्स आप देखोगे तो H&M, सुपर ड्राई, बड़े बड़े बैकस्टोन ग्रुप कंपनी है, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे तो इनका अलग अलग शेयर है, 3% से ऊपर ये शेयर किसी भी कंपनी में होल्ड करके नहीं रखते हैं। जैसे सिनेपोलिस वगैरह आप ब्रांड बड़े बड़े देखोगे तो उसमें ये इन्वेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है, एक कंपनी डूब सकती है लेकिन सारी कंपनीज एक साथ ऐसा अमूमन होता नहीं है। तो इसीलिए सबसे अच्छी बात है कि अगेन इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे वो सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। बाकी हमने देखा बेनिफिट्स क्या आपको मिलेगा, तो कंसिस्टेंट रेंटल कैश फ्लो कि कहीं पर भी आपने डाला है उस पैसे को तो वहां से जो भी कंपनी, जैसे कंपनी ने आपके पैसे का इस्तेमाल करके एक जगह मॉल बनाया है तो उस मॉल से जो हर महीने पैसा आएगा वो आपको डिविडेंड देता जाएगा, ठीक है। हर महीने आपको डिविडेंड मिलेगा, उस डिविडेंड पे आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा और फर्दर भी चल करके आपको कहीं ना कहीं उसमें अलग अलग तरीके से जो इंटरेस्ट है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो पहला तो कंसिस्टेंट रेंटल कैश फ्लो और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब कि कल को उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। अब उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, आजू बाजू में और ज्यादा मॉल्स हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा बढ़िया, तो उस एरिया का विकास होने की वजह से उसका दाम भी बढ़ जाएगा। अब उसका दाम अगर बढ़ेगा, कंपनी को मुनाफा होगा, तो जाहिर सी बात है आपने जो इन्वेस्ट किया है आपको भी फायदा होगा, तो इसलिए कैपिटल एप्रिसिएशन। इसके अलावा आप देखोगे तो रियल एस्टेट मार्केट जो है वो भारत में 1 ट्रिलियन का बाई 2030 तक बोलने की बात करी गई है कि 20% जो हमारे GDP का होगा वो लगभग रियल एस्टेट से होगा, यानी कि आने वाले साल में ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है और 1 ट्रिलियन का मैसिव इन्वेस्टमेंट जो आपको देखने को मिलेगा बाई 2030। तो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए फ्यूचरिस्टिक भी है ये। और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी आप देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में रियल एस्टेट सेक्टर ही है जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। यानी कि आने वाले समय में अगेन आबादी में आप देखोगे तो भारत ने चीन को पीछे कर दिया है, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री भी है। तो अगर ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, लैंड वाइज हम 7th पोजीशन पे आते हैं, तो वो तो फिक्स रहने वाला है। लेकिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर घर लोगों को मतलब ये है कि अपना छत होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए। तो ये
सपनों के साथ में लोग जब रहेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो घर पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे तो $5 बिलियन जो है वो हर साल बढ़ाए जाने की भी बात करी गई है कि हर साल भारत में $5 बिलियन से जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो 90% नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है वो मैंडेटरी है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी 100 रुपए का मुनाफा आएगा उस पर 90 रुपए जो है वो इन्वेस्टर्स को दिए जाएंगे, तो ये कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलग अलग बेनिफिट्स में। तो लो इन्वेस्टमेंट कैपिटल, हमने देखा कि कम से कम दर में 10,000 रुपए पर महीने से भी हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पे कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगेगा। कल को आप 40 लाख का प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको अपने राज्य सरकार को स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है। आप 40 लाख का रिट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस पर कोई भी स्टैंप ड्यूटी जो अमूमन 7 से 8% का होता है वो नहीं लगेगा। तो आपका अगेन एक टैक्स बच रहा है। इसके अलावा सेफ्टी, जो कि हमने आपको बताया कि 90% तक का है, और जो आपके पैसे को लगाएंगे उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपर्टीज होगा और सही दिशा में लगाएंगे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा, तो बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं लिक्विडिटी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अभी रिस्क। देखिए, कोई भी आज के टाइम पे इकोनॉमी में जो मार्केट है कोई भी परफेक्ट नहीं है, और अगर आपको कोई परफेक्ट बता रहा है तो वो गलत है। तो आप थोड़ा सा जागरूक रहिए, और यहाँ पर भी कुछ रिस्क जुड़े हुए हैं, परफेक्ट तो ये भी नहीं है। पहला आप देखोगे तो मार्केट रिस्क, क्योंकि वॉलेटिलिटी अगर बढ़ता है, आजू बाजू का लोकेशन विकास नहीं कर पाता, आपके पैसे मान लो जहाँ पर लगाया गया जिस सेक्टर में, वो सेक्टर ग्रो ही नहीं किया, आसपास का लोकेशन सपोर्ट नहीं किया, तो फिर उधर ना ही कोई रेंट आएगा ना ही कुछ आएगा, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके अलावा आप देखोगे तो इंटरेस्ट का रिस्क, अब अगर वो पैसा ऑलरेडी डिफॉल्टर हो चुका है तो उस पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, अगेन उसका एक बड़ा रिस्क होगा। और तीसरा है कि लेवरेज, आपके पास में जो लेवरेज पावर है वो भी खत्म हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा डायरेक्टली आपने इन्वेस्ट नहीं किया होता है। तो ये कुछ रिस्क जुड़े होते हैं। बाकी अगेन चीज़ों को बैलेंस करके आपको पता होना चाहिए कि वो बैलेंस आपको कैसे करना है। ये पीछे जो तस्वीर है आप देखोगे तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि लॉकडाउन के समय कितने ज़्यादा घर जो है वो बनाए गए थे, और पोस्ट पैंडेमिक कितने ज़्यादा, मतलब कोरोना काल के बाद में आप देखोगे तो घरों की जो तादाद है वो तेज़ी से बढ़ी है, जो दर्शाता है कि इस सेक्टर में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट ये दिलीप सहगल साहब है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, नेक्सस ओन्ड, और ये ब्लैकस्टोन ग्रुप के मालिक हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ जैसा कि हमने देखा कि इनविट्स में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो हाईवे प्रोजेक्ट्स जो बनाया जाता है जिससे टोल्स वगैरह कलेक्ट किया जाता है, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अगर है जैसे पीएम कुसुम स्कीम चलाया जा रहा है, अलग अलग तरीके से भारत सरकार सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पे काम कर रही है, तो यहाँ से जो लीज आएगा रेंटल्स पे उससे इनकम होगा। तीसरा आप देखोगे तो सोलर पावर ट्रांसमिशन, जो कि पावर परचेज एग्रीमेंट से देखने को मिलेगा, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में जो रेंट आएगा, और साथ साथ जो टेलीकॉम पावर है जहाँ से ब्रॉडबैंड वगैरह का। तो ये कुछ तरीका है जहाँ से आपको इन्वेट्स का बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो कहीं ना कहीं परफेक्शन तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बूमिंग है। तो बेशक आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान से देख करके, परख करके, और बाकी आने वाले समय में जो आईपीओ लॉन्च हो रहा है और अपने अवेयरनेस के साथ में आपको क्या करना है, उम्मीद करते हैं कि आपको हम काफ़ी हद तक क्लियर कर पाए होंगे। एज एन इन्वेस्टर ये जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में काफ़ी रिवॉल्यूशनरी रहने वाला है। बाकी फर्दर अपडेट्स भी हम अपकमिंग वीडियोज़ में लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी अपना फीडबैक बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।